वेलकम टू टागे विद CH। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी की भर्ती AGTA के बारे में और जानकारी दी जाएगी। यूपीएससी की वेबसाइट नॉट सिक्योर ये क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपीएससी AGTA की बात करेंगे। AGTA में EWS OBC SC ST अन्य कैटेगरी के छात्रों को जनरल सीट मिलेगी या नहीं, इसकी जानकारी दी जाएगी। मिल्क सुपरवाइजर के रिजल्ट में जनरल सीट मिली या नहीं मिली, अभी हाल ही में रिजल्ट आया था, इसकी जानकारी दी जाएगी। AGTA में आवेदन कम लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो ये क्यों लिखा हुआ है, इसकी जानकारी दी जाएगी। नई कृषि भर्ती विज्ञापन जारी, 1 लाख तक सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। और सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2024 जूनियर AGTA कुल पद 93 हैं। इसमें पिछले साल का रिजल्ट और कट ऑफ का RTI रिप्लाई भी दिखाया जाएगा। CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन मिनिमम कट ऑफ 60% निर्धारित। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नई कृषि भर्ती विज्ञापन के बारे में। इसका विज्ञापन जारी हो गया है। तो ये वीडियो मैंने कल बनाया था, इसकी जानकारी आप लोगों को दी थी 1 साल पहले के नोटिफिकेशन से, क्योंकि ये वैकेंसी वही 1 साल पहले की है, लेकिन पिछली साल ये वैकेंसी फिल नहीं हो पाई और यही वजह है कि ये दोबारा वैकेंसी लौट के फिर से आ गई है आप लोगों के लिए। आप लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं इसमें और इसमें एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विदेश यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत से छात्र इसमें ये बोलते हैं कि इसमें जो है इसका रिजल्ट ही नहीं आया पिछले साल का, ये भर्ती एक छलावा है और यहाँ पे आवेदन तो करवा लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट ही नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए, इस पिछली बार इसमें क्या हुआ था, इसकी जानकारी कल वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से छात्र कमेंट करके बोल रहे हैं ये बात, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये RTI रिप्लाई है, डेट 23/7/2024, ये 23 जुलाई का ये RTI रिप्लाई है। यहाँ पे देखिए 13,027 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो हैं फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जो हैं वो 60% मांगे जाते हैं, जो कि कोई भी स्टूडेंट नहीं ला सका। ये बात नोटिफिकेशन में भी लिखी है, मैं अभी आगे आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूँगा। तो ये जानकारी आपको कहीं नहीं दी जाएगी, तो ये जानकारी यहीं पर दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर नोटिफिकेशन कोई इतना डिटेल में पढ़ता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे बता दी, तो अब शायद सभी लोग देने लगेंगे ये जानकारी भी। इसका लिंक भी दे दिया है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक से। और इस नोटिफिकेशन में क्या नई नई चीज़ें आई हैं वो आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी बता दी है, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए जो वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, ये देखिए 5 नंबर पर और फिर 7 नंबर पर और 8 नंबर पर ये वैकेंसी है आप लोगों की। इसमें सैलरी है 93,000 तक आपको मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह मिला के लगभग 1 लाख तक आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी इतनी हाई फाई मिलेगी, तो इसके लिए हाई फाई आपको काम भी करने पड़ेंगे, मतलब इसका एग्ज़ाम भी हाई फाई तरीके से होगा, तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक 5 नंबर वाली जो वैकेंसी है मैंने आपको बताई, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मतलब जूनियर AGTA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले अलाउ हैं। साथ ही साथ जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री और ये लोग भी अलाउ हैं, ठीक है। और ये 7वें नंबर पे इसमें भी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पे ये अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो मैंने दिखाई है, तो देखिए 81 सीटें ये हो गई, 10 ये 2 ये, तो टोटल मिला के 93 सीटें हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी फ़ीस की बात करें, कितनी फ़ीस लगेगी, इन्होंने 100 रुपये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा दिए हैं। पिछली साल ये सिर्फ 850 रुपये लेते थे, इंटीमेशन चार्जेज सिर्फ 400 लेते थे, लेकिन अब इन्होंने ये फ़ीस कर दी है 1350 रुपये। ये सिर्फ लड़कों के लिए है, OBC और EWS अनरिजर्व कैटेगरी के लड़कों के लिए है। बाकी SC ST PWX सर्विसमैन वुमेन के लिए ये फ़ीस सिर्फ 500 रुपये है। तो आराम से इसमें अप्लाई कीजिए आप लोग। अगर इस कैटेगरी से आते हैं आप लोग तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। इस कैटेगरी वाले भी अगर इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये आपको बता दी थी। 14/12/2024 से आवेदन स्टार्ट हुए हैं, 12/1/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस भी यही डेट तक आप लोग कर सकते हैं। और कॉल लेटर आपके 10 दिन पहले आ जाएंगे और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको अलग से बता दी जाएगी। एक बात और बता दें, इसका एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के अंदर करवा लिया जाता है। तो इसका आवेदन करने के बाद तो आप लोग ये मत सोचना इसमें टाइम लगेगा, इसमें 2 से 3 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आगे जो डेट दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये भी आपको बाद में बताई जाएगी।
एग्रीकल्चर की जितनी भी वैकेंसी हैं इसमें, उसमें सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके अलावा इंटरव्यू है नहीं, तो आप लोगों को इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कितने लिखे हुए हैं देखिए, ये जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम स्कोर क्वालिफाई द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक्निकल अकाउंटेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRDNE। तो ये जितने भी पोस्ट कोड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपकी जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है वो किस किस नंबर पे थी, 5, 7 और 8। तो इसमें देखिए 60% कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग मिनिमम क्वालिफाई कर पाएंगे। मिनिमम नंबर इतने लाने ही हैं। अगर इससे 0.1 नंबर भी कम रह जाता है तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग इसमें जॉब ले सकते हैं। तो पिछली बार भी यही हुआ था, 60% से कम ही नंबर रहे सबके, इसलिए सबको फेल कर दिया गया था। तो इसकी कट ऑफ और सेफ स्कोर यही है, क्योंकि इतने 60% तक छात्र नंबर ला ही नहीं पाते। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, 60% तक नंबर ला सकते हैं, तो उसमें आवेदन ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है, 60% नंबर लाइए और एक जॉब ले लीजिए। लगभग 1 लाख तक सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ऐसा है, अब इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। इसका सिलेबस वगैरह ये सब कुछ मैं कल के वीडियो में दिखा चुका हूँ, सेम टू सेम वही है। और इसका जो नोटिफिकेशन आया है टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। बाकी जो एडिशनल जानकारी थी वो मैंने यहाँ पे बता दी आप लोगों को अलग से। अब आगे चलते बात कर लेते हैं UPSC के बारे में। UPSC AGTA की बात करेंगे, लेकिन UPSC वेबसाइट नॉट सिक्योर, ये क्या मैटर है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, ये आज ही मैंने 3:13 पे ये ओपन किया तो ये सामने आ गया। आपको इस तरह से दिखेगा रेड सब कुछ, और ये लिख के आ सकता है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो यहाँ पे नॉट सिक्योर करके ऐसे ये सब कुछ लिखा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये इसलिए दिखेगा क्योंकि कोई भी वेबसाइट होता है तो उसकी सिक्योरिटी पर्पस से डोमेन ख़रीदना पड़ता है। तो सिक्योरिटी लाइसेंस जो होता है, सिक्योरिटी लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है, तो वो वैलिडिटी UPSC की वेबसाइट की एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी सर्टिफिकेट की डिटेल भी मैंने निकाली है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पहले ही जानकारी दे दी। देखिए, ये जो इसका सर्टिफिकेट निकाला है मैंने, तो यहाँ पे ये UPSC का सर्टिफिकेट है। देखिए, कॉमन नेम, ये upsc.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। और ये जो इसका इश्यूड ऑन दिसंबर 14, 2023, 1 साल पहले इन्होंने इशू करवाई थी और एक्सपायर हो गई है 14 दिसंबर 2024 को। तो ये एक्सपायर हो गया है इनका, ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हुआ है, इसी वजह से आपको ये दिख सकता है। अब आप लोग अगर ओपन करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके आगे अगर वेबसाइट ओपन करनी है तो ये एडवांस्ड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का ये दिखाई पड़ेगा। तो ये लिखा होगा प्रोसीड टू upsc.gov.in अनसेफ। तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों को। ये अनसेफ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट लाइसेंस है वो एक्सपायर हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, तब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन वेबसाइट ओपन होने पर भी ये रेड दिखेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप वेबसाइट ऐसे अपना ओपन करके यूज कर सकते हैं जो भी काम करना हो। अब UPSC AGTA की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, AGTA में EWS OBC SC ST अन्य कैटेगरी के छात्रों को जनरल सीट मिलेगी या नहीं, मिल्क सुपरवाइजर के रिजल्ट में जनरल सीट मिली या नहीं। AGTA में आवेदन कम लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ पे जो भी जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आराम से उसको समझिएगा आप। ये फ्यूचर की बात है, अभी अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको जब इसकी कट ऑफ वगैरह लगेगी उसमें आसानी रहेगी। आप उसके लिए अपना एक प्लान तैयार कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ पाए तो आप लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नुकसान क्यों उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने इसी तरह का जानकारी जो है वो STA के बारे में भी दी थी। देखिए, मैंने ये क्या जानकारी दी थी STA के बारे में। देखिए, यहाँ पे ये एक वीडियो मैंने बनाया था बहुत पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या OBC की कट ऑफ अनरिजर्व से भी ज़्यादा जा सकती है। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट वगैरह आया था तो उसके बाद ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं आई, लेकिन ये OBC की कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई कि बहुत से OBC के छात्र हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर थे, लेकिन फिर भी उनका इनमें प्री में चयन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इसकी भी जानकारी दी थी, ये UPSC की कट ऑफ ज़्यादा क्यों चली गई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर की जानकारी है, अगर आप लोग अभी समझ लेंगे तो आपके लिए
AGTA में सिलेक्शन पाना आसान होगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पहले तो छात्र एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इसका जवाब दे देते हैं। AGTA में EWS, OBC, SC, ST अन्य कैटेगरी के छात्रों को जनरल सीट मिलेगी या नहीं, और मिल्क सुपरवाइजर में रिजल्ट में जनरल सीट मिली है या नहीं। वैसे तो इसकी जानकारी मैं बहुत पहले ही दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक भाई ने ये कमेंट करके जानकारी दी है। जो इसका मिल्क सुपरवाइजर का रिजल्ट आया था, इस वीडियो में आप देख सकते हैं 5 नोटिस आए थे। तो यहाँ पे भाई ने जानकारी दी है, सर जी मेरा हो गया, मैं OBC से आता हूँ पर मेरा जनरल में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए OBC कैटेगरी में अप्लाई किया था इन्होंने और इनको जनरल की सीट मिल गई। तो ये फाइनल का रिजल्ट आया है, तो इनको ओवरलैपिंग की गई और ये OBC के हैं और इनको जनरल की सीट यहाँ पे मिल गई। तो ऐसा ही आप लोगों को AGTA में भी देखने को मिलेगा। OBC या EWS या SC ST या किसी भी कैटेगरी के आप छात्र हों, आप लोगों को जो है अपनी कैटेगरी के अलावा जनरल में भी सीट मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ फाइनल रिजल्ट में ही ऐसा होगा। उससे पहले आप लोगों को DV से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले अलग कट ऑफ लगाई जाती है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनती है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ बनेगी, तो उसी के लिए मैंने समझाने के लिए आप लोगों को ये लिखा हुआ है कि AGTA में आवेदन कम लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये चीज़ मैंने इस वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी। AGTA एग्ज़ाम संबंधित जरूरी सूचना, अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने पर भी चयन नहीं होगा। इसमें DV और फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ बनती है उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए आगे इसकी तैयारी करने में आसानी होगी और इसकी जो कट ऑफ बनेगी उसके अंतर्गत एक सेफ स्कोर लाने की आसानी रहेगी। उसके लिए आप प्लान बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जो टोटल सीटें हैं AGTA में, ये हैं 3446। ठीक है, इसमें मान लीजिए OBC की सीटें कितनी हैं, 629। तो आप OBC के स्टूडेंट हैं, आपने OBC कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो जो DV की कट ऑफ बनेगी वो आप लोगों को जो जितनी भी OBC की सीटें हैं उतने में ही OBC की कट ऑफ बनाई जाएगी। मान लीजिए यह 629 सीटें हैं, तो इसका 2 गुना या 3 गुना जितना भी आयोग बुलाएगा उतने ही लोगों को, उतने ही OBC छात्रों को उतने ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं, 629 सीटें हैं, तो इसका ही 2 गुना या 3 गुना जितना भी आयोग बुलाए उतने ही OBC छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और यही रूल हर कैटेगरी पे लागू होगा, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो या फिर EWS हो। तो हर कैटेगरी में जितने भी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं उतने उसके 2 गुना या 3 गुना छात्रों को ही बुलाया जाएगा DV के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि इसके 2 गुना या 3 गुना जितने भी छात्र बुलाए जाएं उसमें आप लोग DV में क्वालिफाई कर जाएं। अगर उतने नंबर आप लोग ले आते हैं तो DV में बुलाए जाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाए जाएंगे। अब DV से बाहर हो गए तो हर जगह से बाहर हो जाओगे। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो ये जो सीटें हैं तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें इन सीटों पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। उसके बाद ये अनारक्षित जितनी भी सीटें हैं, जनरल सीटें, इसमें भी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें। लेकिन DV के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना, जितनी भी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं उसके 2 गुना से 3 गुना ही लोगों को बुलाया जाएगा। तो मैं बार बार यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। OBC में 629 सीटें हैं, इसके 2 से 3 गुना छात्र ही क्वालिफाई कर पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें सिर्फ आवेदन हुए हैं 38,000 के आसपास। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आवेदन कम है तो सिलेक्शन पाना आसान है। तो पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाई। सिलेक्शन आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग इसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे। कट ऑफ क्वालिफाई तभी कर पाओगे जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आपने जिस कैटेगरी में भी आवेदन कर रखा हो, पहले उसमें अपनी DV के लिए क्वालिफाई करना है आप लोगों को। उसके बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें ओवरलैपिंग करवाई जाएगी। तो DV में जो कट ऑफ बनेगी, एक बार फिर से बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, जनरल, OBC और EWS। जनरल की जो कट ऑफ होती है EWS, OBC, SC, ST, इनकी जनरल से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, उसके बराबर ही हो सकती है। UPPSC में ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा चली जाती है, लेकिन UPSC ज़्यादा नहीं जाने देता। तो आप लोग ये भी मत सोचना कि आपकी कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा चली जाएगी, रहेगी बराबर ही। लेकिन
कैसे ये कट ऑफ बनेगी, किस तरह से कितने नंबर लाने होंगे, ये पूरी बात अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई है। अगर आप लोग मेरी बात समझ गए तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो जब इसका रिजल्ट का टाइम होगा तब आप लोग यही पूछेंगे कि ये मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं इसमें क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आप परेशानी में रहेंगे। तो जो भी मेरी बात समझ गए हैं वो अपनी रणनीति बनाइए और इस हिसाब से तैयारी करिए कि आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएं डीबी के लिए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आपको ओवरलैपिंग करवा ही ली जाएगी, ठीक है। और आपको जब अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना है अपनी कैटेगरी के लोगों से, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी भी जानकारी होनी आवश्यक है कि किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं। इसकी जानकारी मैं बहुत पहले ही, जब ये आवेदन आपके हो चुके थे, तभी एक वीडियो में एनालिसिस करके ये आपको जानकारी दे चुका हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। इसमें मैंने एनालिसिस करके जानकारी दी थी, क्योंकि ये RTI भी एक लगाई थी कि किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं, तो इसकी जानकारी आयोग वालों ने दी ही नहीं थी। तो यही वजह है कि सिर्फ एनालिसिस वीडियो या एनालिसिस डाटा के आधार पे ही ये मैंने इस वीडियो में बताया है कि किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जिस कैटेगरी में जितने आवेदन हुए हैं, अगर आप लोगों ने अपनी कैटेगरी में आवेदन कर रखा है तो अपनी कैटेगरी में उतने लोगों से ही फाइट करना पड़ेगा जितने आवेदन हुए हैं डीबी तक, ठीक है। डीबी तक उतने लोगों से ही फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपको ओवरलैपिंग का जो फ़ायदा है वो देखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आशा है कि मैं अपनी बात आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ और आप भी एक प्लान के तहत आगे फ्यूचर में अच्छी तैयारी करेंगे। और फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और UPSC और एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।